आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसेज के बारे में, क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं। उनको यदि कोई सेंटेंस दे दो तो उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। वो उसको ट्रांसलेट करने की तो दूर की बात है, यही नहीं पता पड़ पाता कि भाई ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। तो चलिए आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आज के बाद कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप किसी भी सेंटेंस को देखकर उसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने एक हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस सीखेंगे। ठीक है, क्या आपको इसको देखकर पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है? यदि हाँ तो आप मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए कमेंट करके, और मैं हर एक बच्चे के सेंटेंस को चेक करूंगा कि उसने सही ट्रांसलेट किया है या फिर नहीं किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो टेंस है ना इसको हिंदी में हम कहते क्या है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। देखिए यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसका जो हाई लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है, वहां तक लेकर जाएंगे। तो जब हमें किसी वाक्य का समय पता करना हो तब हमें टेंसेस की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें अलग अलग समय में अपने वाक्यों को बताना हो, अपने कामों को बताना हो, वहां पर हमें टेंसेस की जरूरत पड़ती है। अब इसी के बेसिस पर हमारा जो समय है, हमारा जो काल है, टेंसेज है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें से एक है आपका प्रेजेंट जिसे आप बोलते हैं वर्तमान काल, एक है आपका पास्ट जिसे आप बोलते हैं भूतकाल, और एक है आपका फ्यूचर जिसे आप बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी अलग अलग समय है। एक ऐसा समय हो गया कि भाई जो अभी चल ही रहा है, एक ऐसा हो गया जो खत्म हो चुका है, एक ऐसा हो गया जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल ही रहा है। तो प्रेजेंट में भी कई तरह के समय आते हैं। तो उनको देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया है कि इन तीनों को अलग से 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया इंडेफिनिट, एक का नाम रख दिया कंटिन्यूअस, एक का नाम रख दिया परफेक्ट, एक का नाम रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से पास्ट में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह से फ्यूचर में भी आपके इन सभी भागों को लगाया गया है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो प्रेजेंट है इसको इन भागों में, पास्ट को इन भागों में, और फ्यूचर को इसके जो भी भाग हैं उनमें किस तरह से हम यूज करते हैं और किस तरह से अपने सेंटेंस को पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी आपको ये भाग दिख रहे हैं, इनके प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे इन तीनों में कि आखिर इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ना। कई बार देखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट ये एक दूसरे से क्यों अलग है और किस तरह का इनमें सेंटेंस को बनाते टाइम डिफरेंस आता है। उससे पहले देखिए यहाँ पर हमें ना हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि टेंसेज में यदि आपने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठा दिया तो समझ लीजिए आपने 80% काम कर दिया है। उसके बाद अब 20% काम आपका वर्ब का रह जाता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब से ही पता लगाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने इज, वाज, हैज और डज ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से आर, वर, हैव और डू, और इसी तरह से हैड, डिड और विल ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो टेंसेज में यूज होती हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से टेंस में यूज होगी। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन कौन से किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करनी है। यहाँ पर देखिए जो इज है, वाज है, हैज है और डज है, ये आपकी यूज होती है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ही के साथ आप इज लगा सकते हैं, ही के साथ वाज लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, डज लगा सकते हैं। इनमें आप एक दूसरे के साथ इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आर, वर, हैव और दे ना, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, ये जो ही, सी, इट है इसको छोड़कर अब जो भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ आपको आर, वर, हैव और डू इनका इस्तेमाल करना है। क्या क्या बच गया, जैसे आई बच गया, उसके बाद आपका क्या बच गया, यू बच गया, दे बच गया, है ना, वी बच गया। तो इन सब के साथ आपको इनका इस्तेमाल करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाती हैं और जिनको अभी जो रह गई हैं जैसे आई, वी, यू, दे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आती हैं, तो इसलिए इनको इन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका हैड है, डिड है और विल है ये क्या है, ये आपकी सब के साथ यूज होती है।
इनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, ही सीट के साथ भी, आई वी यू दे के साथ भी, सबके साथ लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस वाले चार्ट को अच्छे से दिमाग में रखना है आगे बढ़ने से पहले। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। अभी हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 भागों में बांटा था, है ना। अब चलिए इनको देखते हैं किस तरह से। अब ये जो 4 भाग है इनको आप पहचानोगे कैसे? देखिए आपका जो हिंदी वाक्य होगा ना, हिंदी का जो वाक्य होगा आपका, उसमें जो आपके लास्ट में ना आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। यदि आपका इंडेफिनिट है तो कैसे पता चलेगा? उसके लास्ट में आपको मिलेगा ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन यदि वो कंटिन्यूअस है तो आपको मिलेगा रहा है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। यदि परफेक्ट है तो मिलेगा चुका है, लिया है, दिया है, या फिर ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। और यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपको मिलेगा से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको इनकी पहचान बता रहा हूँ, इनको हम अलग से भी देखेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको इनको बेसिक से और एडवांस लेवल तक वहां पर अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद देखिए इनमें जो आपकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या क्या है। अब जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है और उसके बाद एस या एस आएगी जो वर्ब आएगी उसके साथ। तो देखिए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसमें था ही नहीं इंडेफिनिट में, इसमें सिर्फ वर्ब लगेगी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लेकर आएगी। लेकिन जो कंटिन्यूअस है उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर लेनी है, एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब में क्या लेना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेनी है। किसी भी सेंटेंस को बनाने का ये स्ट्रक्चर है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है येलो कलर में, ठीक है। और जो परफेक्ट है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज है, और ये क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आती है साथ में। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज हैव के साथ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी और इसमें सिंस फॉर भी आपका लगेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, कोई भी सेंटेंस हो टेंसेज में उनको बनाने का स्ट्रक्चर यही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये होगा किसी भी साधारण सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। और यदि इसी में आपको नेगेटिव भी बनाने हैं, इंटरोगेटिव भी बनाने हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यदि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपको नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनाने टेंस में, तो आपको क्या करना है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसके बाद डायरेक्ट नॉट लगा देना है। बाकी देखिए सब कुछ सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना इसको उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो देखिए इंटरोगेटिव में हमने क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रख दिया, उसके बाद जो भी बच गया वर्ब बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया, है ना। नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें हमें इंटरोगेटिव भी रखना है और नेगेटिव भी रखना है। तो कैसे पता चलेगा? इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब तो आगे रखनी है क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं और नेगेटिव में नॉट लगाते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग तरीके से अपनी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब अभी हमने देखी थी पीछे, उनको हमें यूज कैसे करना है। तो देखिए जब आप प्रेजेंट में देखो कि जो आपका, चलिए इस तरह से नहीं दूसरी तरह से इनको पढ़ते हैं। यदि आपको डू डज दिखे, इज एम आर दिखे और हैज हैव दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये प्रेजेंट की है, ठीक है। कहीं पर भी आपको डू डज लिखा हुआ दिखाई दे, इज एम आर दिखाई दे, हैज हैव दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसकी है? वर्तमान काल की है, प्रेजेंट की है। और यदि आपको प्रेजेंट में भी पता करना है किसकी है, तो प्रेजेंट में डू डज इंडेफिनिट का है, इज एम आर कंटिन्यूअस का है, हैज हैव परफेक्ट का है। इसी तरह से यदि आपको डिड कहीं पर दिखाई दे, वाज वर्ड दिखाई दे, हैड दिखाई दे, तो आपको क्या करना है? ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? ये है आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट में भी 4 भाग है। डिड आपका लगेगा इंडेफिनिट में, वाज वर्ड लगेगा कंटिन्यूअस में, हैड लगेगा परफेक्ट में, ठीक है, इस तरह से। और यदि आपको फ्यूचर को देखना है कि भाई फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, तो फ्यूचर में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी सबके साथ विल आएगा। तो ये आसान है पहचानना, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। विल खाली लगेगा इंडेफिनिट में, विल के साथ भी आएगा कंटिन्यूअस में, विल हैव आएगा आपका परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस को बनाएंगे, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सिंपल हो, कोई भी हो, और हेल्पिंग वर्ब को आप इस तरह से पहचानोगे। अब कभी भी आपको गड़बड़ नहीं करना है कि कभी आप पास्ट में डू डज लगा दो, प्रेजेंट में डिड लगा दो, नहीं।
डू डज हमेशा प्रेजेंट में ही आएगा और डिड हमेशा पास्ट में ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट से अपने टेंसेज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है, अभी हमने देखा था कि इसके जो सेंटेंसेज हैं उनके लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेज को बनाने का वो क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस आपको लगाना है। कब लगेगा एस या ईएस, जब ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जब इसमें ही, सी, इट ये आएंगे तब ही आपको एस या ईएस लगाना है। यदि ही, सी, इट नहीं है तो आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह जाता है, तो हमने बोल दिया ही गोज। अब देखिए हमने गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे में एस या ईएस लगाया, क्यों, क्योंकि ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखिए मैं खेलता हूँ, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया आई प्ले। अब यहाँ पर ही, सी, इट नहीं था तो इसलिए प्ले में एस या ईएस नहीं लगा, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ से, मैं खेलता हूँ। आप देखते हैं तो कैसे बोलेंगे, यू वॉच। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखा है कि वह, मैं और आप ये तीनों आपके सब्जेक्ट हैं। जाता, खेलता, देखते ये आपके क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये जो आता है ना इज, एम, आर, हु, वो, ये सब आपके आगे देखेंगे, ये सब आपको यहाँ से पता चलता है पीछे से, ठीक है, आगे देखेंगे इनको। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, जो भी काम आप डेली बेसिस पर करते हैं, ठीक है, जो भी काम आप डेली बेसिस पर करते हैं, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, कपड़े धोते हैं, जूते पहनते हैं, घूम कर आते हैं, खाना खाते हैं, है ना, ये सारे काम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने हैं। और जो भी ऐसा काम हो जैसे कि आप हर शनिवार को करते हैं, हर एतवार को करते हैं, हर सोमवार को करते हैं, वो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने हैं। यानी कि ऐसे काम जिनके बारे में आपको याद ना तो ये पता हो कि वो कब से शुरू हुए और ना आपको ये पता है कि वो कब जाकर खत्म होंगे। यदि आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले तो आपको तुरंत उनको किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना है। डेली बेसिस का जो भी कार्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो चीज रेगुलर होती है, कंटिन्यूटी में होती है, लगातार होती है ना। अब देखिए इसके जो सेंटेंसेस है ना उसके हिंदी के वाक्य में आपको लास्ट में क्या मिलेगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं। ये इस तरह के वर्ड्स ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो भी कार्य अभी प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यूटी में, कोई भी सेंटेंस देखिए आपको यही जो लिखा हुआ है ना यही आपको वर्ड्स मिलेंगे। वह खेल रहा है, वो जा रही है, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, वो खेलने जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, वो मतलब टीवी देख रहे हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य हो जो कंटिन्यूटी में है, प्रेजेंट में है, तो आप देखेंगे यही वाले वर्ड्स आपको उसके लास्ट में मिलेंगे। तो यानी कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अगर आपको ये भी वर्ड्स याद नहीं रहे तो यदि कोई काम आपके सामने कंटिन्यूटी में है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप कंटिन्यूअस में रखेंगे उसको, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसके जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा ना उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज़माल लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपको आईएनजी लिखनी है। देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो मैंने लिखा नहीं है, सब जानते हैं भी, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ये तो सब जानते हैं। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब इज़माल, वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में वर्ब में आईएनजी आएगी ही आएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब देखिए किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा भाई कहाँ है, मैंने बोल दिया वो तो जा रहा है। अब वो पूछे कहाँ जा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में कोई कार्य है उसके जाने का, ठीक है, वो तो दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, पटना जा रहा है, बिहार जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, वह जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग। अब ये कंटिन्यूटी में है ना कार्य, तो रहा है, रहे हैं आगे ना अपना पीछे, तो इसलिए इनको ऐसा बताते हैं कि भाई वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं आए, तो आपको समझ जाना है कि सेंटेंस किसका है, ठीक है। अब ही इसमें आपका सब्जेक्ट है, इज आपका इसलिए आया क्योंकि ही के साथ इज लगता है, ठीक है, आई के साथ एम लगता है और बाकी जो बच जाता है सबके साथ आर लगता है। ही सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया और गोइंग आपकी वर्ब आ गई, गो में आईएनजी लगाकर, ठीक है। और देखिए मैं खेल रहा हूँ, मम्मी ने मुझसे फोन करके पूछा भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मैंने बोल दिया मम्मी मैं खेल रहा हूँ, मतलब मेरे खेलने का जो काम है वो कंटिन्यूटी में है, मैं थोड़ी बाद में आऊंगा। तो मतलब
ये कंटिन्यूस टेंस में रखा जाएगा प्रेजेंट में। तो कैसे बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई सब्जेक्ट, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले में आईएनजी हमने लगा दिया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, प्लेइंग, ठीक है। तो रहा हूँ, रहा है, इस तरह के वर्ड से आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, कोई खेल देख रहे हैं, तो मतलब कोई चीज देख रहे हैं, कंटिन्यूटी में है। तो बोलेंगे यू आर वॉचिंग, क्या वॉचिंग, यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग मैच, रेडियो, जो भी आपका चीज है उन सब का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको समझ में आ गया। उसके बाद है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसको बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं अटकोगे। या तो आपको इस तरह के वर्ड्स मिले अपने सेंटेंस में, जैसे चुका है, ली है, लिया है, दिया है, किया है, या तो आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। या फिर आपको कैसे पहचाना है, कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट तक हो गया है। अब जरूरी नहीं है उसमें चुका है ही आए, लिया ही आए, दिया ही आए, प्रेजेंट तक जो भी काम हो गया है और यदि वो प्रेजेंट से संबंधित है, याद रखना वो प्रेजेंट से संबंधित होना चाहिए, वरना काम तो पास्ट में भी जा सकता है ना, वो जो प्रेजेंट में हो गया वो पास्ट में चला जाएगा। लेकिन यदि कोई हमसे ऐसा सवाल पूछे कि वो प्रेजेंट तक संबंधित हो, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। एग्जांपल से समझेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए वह जा चुका है तो बोल देंगे ही हैज गॉन। अब ही आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका इसलिए आया क्योंकि ही के साथ हैज आता है और गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। यदि हम इसको ऐसे नहीं बोलकर वह जा चुका है, यदि हमें बोलेंगे हाँ वो गया है, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से चला गया है, खत्म हो गया है काम। अब भी तो यही मतलब है कि वह जा चुका है या फिर वो गया है, वो जा लिया है, मतलब तो ये कहना कि भाई वो यहाँ से चला गया है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस किस में है। अब देखिए किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका भाई कहाँ पर है, मैंने बोल दिया वो तो जा चुका। मैंने कि वो जहाँ भी उसको जाना था, मान लो स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था, बाजार जाना था, मार्केट जाना था, मैं वो तो जा चुका है, वो तो निकल लिया, वो तो गया, मैं ऐसे ही तो बोलूंगा ना उससे। अब उसने मुझसे कब के बारे में पूछा, आपको तो बताइए। उसने मुझसे पूछा था आपका भाई कहाँ पर है, उसने मुझसे पास्ट के बारे में पूछा नहीं, उसने मुझसे फ्यूचर के बारे में पूछा नहीं, उसने मुझसे अभी के बारे में पूछा, प्रेजेंट के बारे में, जब वो मेरे सामने खड़ा था ना उसने तभी के बारे में पूछा भाई आपका भाई कहाँ पर है। तो यानी कि उसने प्रेजेंट के बारे में पूछा और उस टाइम तक वो काम खत्म हो चुका था उसको जाने का, वो निकल गया था, है ना। तो मैंने क्या बोला कि भाई वो तो जा चुका है, वो तो यहाँ से चला गया, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम खेले हो नहीं खेले हो, मतलब उसने मुझसे प्रेजेंट के बारे में पूछा ना, भाई प्रेजेंट तक तुम अभी खेले हो या नहीं खेले हो। मैंने बोला हाँ मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड। आई सब्जेक्ट, आई के साथ हैव आता है हेल्पिंग वर्ब में और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड। यदि मैं इसको ऐसे बोलूँ मैं खेल चुका हूँ, तब भी ऐसे ही बनेगा, आई हैव प्लेड, है ना। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको प्रेजेंट तक की बातें बतानी है। प्रेजेंट तक कोई काम परफेक्टली खत्म हो गया है या परफेक्टली शुरू हो गया है। प्रेजेंट तक कोई काम या तो परफेक्टली खत्म है या परफेक्टली शुरू है, वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। यदि आपको ये बात याद ना रहे तो लास्ट में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, उनसे भी आप पता लगा सकते हैं। आपने किताब ले ली है, दी है, की है, इन सब में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोल दिया यू हैव टेकन द बुक। यू आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आ गई, द बुक आपका ऑब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, तो यू हैव टेकन द बुक, आपने किताब ले ली है। अब मान लीजिए कि भाई मैंने अपने दोस्त को फोन करके बोला था कि भाई मेरे लिए ना एक किताब लेकर आना इंग्लिश ग्रामर की बुक सेलर से। अब मैंने उसको फोन करके पूछा भाई आपने किताब ले ली है नहीं ले ली, मतलब ली है या नहीं ली है, मैंने उससे ऐसे पूछा। अब मैंने उससे कब के बारे में पूछा, अभी के बारे में पूछा ना, जब मैंने फोन किया यार अब तूने वो खरीद भी ली है नहीं खरीदी है अब तक प्रेजेंट तक, है ना। तो किस में बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। वो बोलेगा हाँ मैंने किताब ले ली है, हाँ ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। तो यू हैव टेकन ना बुक, इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझेंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो टेंस है ना, ये क्या है, इसमें परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। कोई काम परफेक्टली पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूटी में है, इस तरह का भाव देता है ना। तो यदि आपको इसे पहचानना है हिंदी में, तो आपको जो सेंटेंस है ना उनके ऐसे मिलेंगे, उनके लास्ट में वर्ड, किसी समय से कोई किसी काम को कर रहा है, कर रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको इसे याद कर लेना है। इसमें क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस तो है ही, उसके बाद है परफेक्ट,
तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था ना उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अभी देखिए हमने पीछे क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, तो यहाँ पर क्या आएंगी, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएंगी। तो सबसे पहले परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद बीन लगाना है। अब जो कंटिन्यूअस है इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी थी ना कंटिन्यूअस में, तो इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और इसकी वर्ब लगा दी। उसके बाद आपको सिंस फोर लिख देना है और जो भी आपका समय होगा उसको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या काम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में शुरू होने के बाद अभी भी, तब से शुरू होकर अभी भी वो कंटिन्यूटी में ही है, चल ही रहा है प्रेजेंट में भी, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। जैसे कि आज शाम से बादल गरज रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई शाम से बादल ने गरजना स्टार्ट किया और अभी भी गरज ही रहा है। मान लीजिए कि आपके पापा जी हैं, वो ड्यूटी गए हैं, ऑफिस गए हैं, कंपनी गए हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पर चले गए, ठीक है, सुबह गए थे और उन्होंने फ़ोन करके पूछा क्योंकि मौसम ख़राब था, उन्होंने फ़ोन करके पूछा भाई वहाँ पे मौसम कैसा है, आपने बोला शाम से बादल गरज रहे हैं, यानी कि शाम से और अब तक गरज ही रहे हैं, है ना। तो पास्ट में शुरू हुई थी क्रिया, हो सकता है कि अब रात हो गई हो, शाम से गरजने स्टार्ट किया था तो अब रात हो गई है, तो मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है प्रेजेंट में, तो आप किस में बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बादलों को बोलते हैं क्या, क्लाउड, ठीक है। और थंडरिंग का मतलब होता है गरजना, बिजली चमकना, इस तरह से, है ना। तो बोलेंगे द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। द क्लाउड्स आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका यहाँ से आ गया है, उसके बाद बीन आ गया है, थंडर में आईएनजी लग गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बताया था तो थंडरिंग बन गया। उसके बाद सिंस या फॉर में से एक लग गया सिंस, और यहाँ पर क्या है, शाम से, दिस इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि ये सिंस फॉर कहाँ पर यूज होंगे। देखिए जब आप एक टाइम ड्यूरेशन बताएंगे, 2 घंटे से 2 बजे से, सॉरी 2 घंटे से 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, एक टाइम ड्यूरेशन आपने बताई है, तब तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप एक फिक्स टाइम बताएंगे, जो एक फिक्स समय होता है, जैसे इवनिंग हो गया, ये फिक्स समय है, 24 घंटे में एक बार ही आएगा, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे एक बार ही बजेगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ये एक बार नहीं है, अभी भी 2 घंटे हो सकते हैं, इसके बाद भी 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन 2 यदि एक बार बच गए तो अगले दिन ही बजेंगे डायरेक्ट, है ना। तो इस चीज़ों को आपको सिंस के साथ रखना है, जो पक्की चीज़ें हैं, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 2 तारीख से, 2007 से, ये पक्की चीज़ें हैं, तो इनको सिंस के साथ रखना है। और यदि टाइम ड्यूरेशन बतानी है तो फॉर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे देखिए, राहुल 2 घंटे से खेल रहा है, राहुल ने स्टार्ट किया खेलना और अब वो उसको खेलते खेलते 2 घंटे हो चुके हैं, और किसी ने फोन करके पूछा भाई राहुल कहाँ पर है, हमने उसकी चुगली कर दी, भाई भैया वो तो 2 घंटे से खेल ही रहा है, पढ़ने लिखने का तो नाम ही नहीं है उसका। तो मतलब 2 घंटे से कोई काम रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब भी कंटिन्यूटी में है, तो 2 घंटे से एक टाइम ड्यूरेशन है ना, समय अवधि है, तो इसको हम किससे बोलेंगे, फॉर से। यदि यहाँ होता 2 बजे से तो सिंस से बताते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, राहुल हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो राहुल 2 घंटे से खेल रहा है। राहुल आपका सब्जेक्ट है, हैज बीन आपका स्ट्रक्चर से आया है, प्ले में आईएनजी लग गया है क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फॉर आपका यहाँ से आ गया है, 2 आवर आपका समय था जो 2 घंटे से भी दिया गया है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस खत्म, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। देखिए प्रेजेंट में जो भी बातें हुई थी वो सब हुई थी वर्तमान काल को लेके, अब जो भी बातें पास्ट में होंगी ये होंगी भूतकाल को लेके, ठीक है, पास्ट में जो भी कार्य किए थे। तो जिस तरह से प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा था ना, उसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनको पहचानोगे कैसे, इनको पहचानने का तरीका क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इसके जो हिंदी के वाक्य होंगे, ली, दी, लिया, दिया, गया, किया, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा था, से रही थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, है ना। अब चलिए इनकी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगी। तो जो पास्ट का इंडेफिनिट होगा ना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यही इकलौता एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और जो कंटिन्यूअस है इसमें वाजवर आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको वर्ब में लगाने है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब लास्ट में होते ही हैं, यहाँ पर मैंने मेन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को लिखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। तो कंटिन्यूअस में वाजवर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपकी वर्ब आएगी।
परफेक्ट में हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगी। हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और सिंस फॉर आएगा। ठीक है, ये तो वैसे ही था जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, बाकी वर्ब तो सब में सेम है ना। कोई भी टेंस हो यदि वो परफेक्ट में है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कोई भी कंटिन्यूअस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फॉर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे देखते हैं, और सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होंगे ना, उनके लास्ट में आपको किस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, था, या फिर लिया, ली, दी, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं। यदि आपको ये वर्ड्स याद रहते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको ना एक अच्छी मतलब एक समझने वाली बातें बताता हूँ। उससे पहले हम एक बार इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है वह जाता था, और हमने यहाँ पर लिख दिया ही वेंट। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को हम यूज्ड टू के द्वारा भी तो बना सकते हैं। ही यूज्ड टू गो, है ना, आपने यूज्ड टू तो पढ़ा होगा, कोई काम पास्ट में किया करते थे, तो ये पास्ट का ही तो सेंटेंस है यहाँ से। तो यदि आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, आप इसको यूज्ड टू के द्वारा भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप खेले, मान लीजिए कि मैच हो रहा था। ठीक है, अब मैच में क्या हुआ कि भाई आप वहां पर पहुंचे नहीं थे मैच के टाइम पे, और आप घर आ गए, और मतलब मैच भी खत्म हो गया और जो मैच के प्लेयर्स थे वो भी घर आ गए। अब आप अपने दोस्त से पूछा भाई तुम भी खेले थे क्या, मतलब तुम खेले थे क्या। आपने क्या पूछा उससे, आपने उससे पूछा सवाल उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर मैच चल रहा था, वो मैच खेलने गए थे, कि जब मैच चल रहा था उस टाइम पर आप खेले या नहीं खेले, मतलब यू प्लेड, तुम खेले। ठीक है, वो बोलेगा हाँ मैं खेला था, तो आप बोलोगे तुम खेले, यू प्लेड। ठीक है, इस तरह से। तो पास्ट के यदि पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कोई काम को पूछना हो पास्ट के ही, तो तब आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप ये वर्ड्स तो याद कर ही सकते हैं। आपने देखा, यू वॉच्ड, यू प्लेड, ही वेंट, तो सबकी वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। ठीक है, इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट को देख सकते हैं। आगे है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यूटी में था, लगातार चल रहा था, लगातार हो रहा था। इसीलिए तो इसके जो हिंदी के वाक्य हैं उनके लास्ट में आता है रहा था, रहे थे, रही थी, हो रहा था, हो रहे थे, जा रही थी, जा रहा था, कर रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। इसीलिए रहे थे, रहा था, रही थी आता है, पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की वाज वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपकी वर्ब की आएगी। ठीक है, देखिए वह जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे, ही वाज गोइंग। ही आपका सब्जेक्ट है, वाज वर्ब आपका यहाँ से आ गया, गो में आईएनजी लग गई। ठीक है, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। अब से जब भी आपको वाज वर्ब दिखे, गो दिखे, मतलब गो तो चलो कोई भी आ सकता है, हाँ वर्ब तो कोई भी आ सकती है। यदि आपको वाज वर्ब दिखे और कोई भी वर्ब हो, यदि उसमें आईएनजी लगा हुआ दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है पास्ट कंटिन्यूअस है भैया, कोई काम पास्ट में हो रहा था, कंटिन्यूटी में था, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आप देख रहे थे, यू वर वॉचिंग, आप मूवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मूवी, आप मतलब कोई शो देख रहे थे, कोई नाटक देख रहे थे, यू वर वॉचिंग नाटक, सीरियल, जो भी आपको लास्ट में लिखना है, क्रिकेट, वो आप लिख सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस आपके समझ में आ गया होगा, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में था, या हिंदी के वाक्य में आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कोई काम पास्ट में परफेक्टली हो गया था, या तो वो परफेक्टली खत्म हो गया था या परफेक्टली शुरू हो गया था। और यदि आपको वर्ड से पहचानना है तो आपको कैसे वर्ड्स मिलेंगे हिंदी वाक्य के लास्ट में, चुका था, ली थी, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए वह जा चुका था, तो बोलेंगे ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। ही आपका सब्जेक्ट है, हेड आपका क्या है, इसमें हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और गो के साथ थर्ड फॉर्म लग गई तो गॉन बन गया, गो की सेकंड फॉर्म होती तो वेंट आ जाता है ना, इस तरह से। और देखिए मैं खेल लिया था, तो बोलेंगे आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं खेल लिया था। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मैं खेल चुका था, मतलब तो ये क्या है ना, खेलने का काम आपका हो गया, परफेक्टली खत्म। आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक, यू हैड टेकन द बुक। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के किसी समय में कोई काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो कंटिन्यूटी में कुछ समय रहा और उसके बाद खत्म हो गया, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके जो सेंटेंसेज होंगे उनके लास्ट में आपको क्या मिलेगा,
से रहा था, से रहे थे, इस तरह के वर्ड्स। और जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ सेम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह, सिर्फ इसमें हैज हैव था, इसमें हैड आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चेंज फॉर्म। ठीक है, देखिए आज शाम से बादल गरज रहे थे, गरज रहा था, उसमें हमने क्या देखा था, गरज रहे हैं, है ना, तो वो प्रेजेंट में था। गरज रहा था या गरज रहे थे ये पास्ट में है, तो कैसे बोलेंगे, द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, इस तरह से। राहुल 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट में उसने 2 घंटे से किसी समय खेलना स्टार्ट किया और 2 घंटे वो खेला और बंद हो गया, तो इसे बोलेंगे राहुल हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कर सकते हैं। अब देखेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर का भी यही हाल है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे जो इनकी पहचान है वो क्या है हिंदी में। फ्यूचर के जो इंडेफिनिट है उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, जो हिंदी के वाक्य होंगे, गागेगी। कंटिन्यूअस में क्या मिलेगा, रहा होगा, रहे होंगे। परफेक्ट में क्या मिलेगा, चुका होगा, लिया होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलेगा, से रहा होगा, से रही होगी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, इनकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें क्या करना है आपको, जो इंडेफिनिट है उसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है उसमें विल के साथ बी लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगी। विल हैव लगेगा परफेक्ट में और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फॉर आएगा। ये रहा इसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही है आगे पीछे, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिखी हुई है और वर्ब भी आपके सामने लिखी हुई है, कौन कौन सी किसके साथ लगती है। अब चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट को। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। अब जो भी काम भविष्य में होंगे, आने वाले समय में होंगे, वो सब फ्यूचर में बनेंगे। अब फ्यूचर में भी इंडेफिनिट को हम देख रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है कि ऐसा काम जो आप वन टाइम का बताना चाहते हैं, आने वाले समय में एक बार में हो जाएगा, है ना। देखिए इसका जो सेंटेंस है उनके लास्ट में गा गेगी इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, और जो इसका स्ट्रक्चर है बनाने का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह जाएगा तो बोलेंगे ही विल गो, ही विल गो। मैं खेलूंगा तो बोलेंगे आई विल प्ले, आई विल प्ले। आप देखेंगे तो बोलेंगे यू विल वॉच। अब ये जितने भी वाक्य हैं फ्यूचर के हैं। ही आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है और यू आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद तीनों में विल है, गो, प्ले और वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है ये हमें बताता है कि कोई काम आने वाले समय में कंटिन्यूटी में होगा, रेगुलर होगा। तो इसके जो वाक्य है उनके लास्ट में मिलेगा रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल भी आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आएगा। जैसे कि वह जा रहा होगा आने वाले समय में तो बोलेंगे ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा होऊंगा बोलेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे तो बोलेंगे यू विल बी वॉचिंग। तो कोई काम आने वाले समय में कर रहा होगा, कर रहे होंगे, ठीक है, उन सब में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम आने वाले समय में परफेक्टली खत्म हो जाएगा या परफेक्टली शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो इसके हिंदी के वाक्य होंगे उसके लास्ट में आपको चुका होगा, लिया होगा, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है। देखिए वह जा चुका होगा तो बोलेंगे ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होऊंगा तो बोलेंगे आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी तो बोलेंगे यू विल हैव टेकन द बुक, ठीक है। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि आने वाले समय में कोई काम स्टार्ट होगा और वो उस टाइम पर कंटिन्यूटी में होगा, ठीक है। इसको जो पहचानने का फॉर्मूला है वो ये है, हिंदी वाक्य के लास्ट में से रहा होगा, से रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और इंग्लिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। अब भैया वीडियो को बनाते बनाते मेरा भी जो है मुंह दुख गया है बोलते बोलते, तो अब वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। तो देखिए सेंटेंस है शाम से बादल गरज रहे होंगे। तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है कि आने वाले समय में बादल गरज रहे होंगे। तो कैसे बोलेंगे द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, हमने अभी क्या चीज देखी है कि हमने एक जैसे सेंटेंसेस को हर टेंसेस में देखा है, उनका टेंस चेंज करके। ये मैंने इसलिए देखा है कि बाद में आप इनमें कंपैरिजन कर सकें कि अच्छा यही सेंटेंस यदि फ्यूचर में था तो किस तरह से बनाया, पास्ट में था तो किस तरह से बनाया, और प्रेजेंट में था तो किस तरह से बनाया। तो ये बात आपको कंपैरिजन करके देख लेनी है।
आप नोट्स तो बनाओगे ही ना, नोट्स जरूर बना लेना। राहुल 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो बोलेंगे राहुल विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राहुल विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये सेंटेंस बोला था ना शुरू शुरू में, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। यदि आपने इसको अब ट्रांसलेट कर दिया था पहले, तो समझ जाना कि आपको तो पहले से ही टेंस आते थे, सिर्फ आपको एक बार रिवीजन की जरूरत थी। यदि आप नहीं आता था आपको उस टाइम पर और अब आपने टेंसेस को देख लिया है, तो अब आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस मैंने बोला था ये कौन से टेंस का है, और आपको इसे क्या करना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मुझे बताना है, ठीक है। तो इसे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।